हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में हम आपका टेस्ट लेंगे। इस टेस्ट में सभी विषयों से काफ़ी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है और ये जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, टेस्ट को बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 100 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और हमारे वेबसाइट पे हिंदी का टेस्ट चल रहा है तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोग हिंदी का टेस्ट दे लीजिएगा जिसका अंतिम समय है 8:30 बजे तक। तो 8:30 बजे तक आप लोग जाके मेरे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट हिंदी का दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। तो भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि रक्त लाल किस कारण से दिखाई देता है। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त लाल किस कारण से दिखाई देता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण से दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा कि भविष्य में पाटलिग्राम महानगर होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा कि भविष्य में पाटलिग्राम महानगर होगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि 13 और 19 के बीच समानांतर माध्य क्या होगा। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि 13 और 19 के बीच समानांतर माध्य क्या होगा। तो आपको क्या करना है कि 13 से लेके 19 के बीच जो संख्या है उसे लिख देना है और जो संख्या बीच में आएगा वही इसका समानांतर माध्य होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 13, 14, उसके बाद 15, 16, उसके बाद 17, 18 और उसके बाद 19। अब आपको बीच वाली संख्या निकालना है तो इधर से 3 संख्या छोड़ दीजिए, इधर से 3 संख्या छोड़ दीजिए। बीच में कौन सी संख्या है? 16 है, तो इसका समानांतर माध्य 16 हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे हम आपका 100 प्रश्नों का टेस्ट ले रहे हैं तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। टेस्ट को बिल्कुल आप लोग शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 100 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था। तो निर्मला के रिश्तेदार ने लगाया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नीशियम पाया जाता है तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। तो महात्मा गांधी जी थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए।
यहाँ पे 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है। तो यहाँ से आपको थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले 2 इधर गुणा कर रहा है तो बराबर के इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। 2 को बराबर के उधर भेज दीजिए तो इधर बचेगा हमारा cos 3 थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको cos को हटाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि cos कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो 1/2 के जगह पे हम cos 60 डिग्री लिख देंगे। तो यहाँ पे cos 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos से cos कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 थीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको थीटा का मान निकालना है। तो 3 इधर गुणा कर रहे हैं तो बराबर के इधर जाके भाग करेगा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री बटा 3। और 3 से 60 कितना बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा। तो थीटा का मान कितना निकल गया, 20 डिग्री निकल गया। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि विश्राम की अवस्था में मनुष्यों का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्राम की अवस्था में मनुष्यों का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो 72 बार धड़कता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो जो हिंदी है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि हित चाहने वाला। यहाँ पे आपको बताना है कि हित चाहने वाले को क्या कहते हैं। तो हितैषी कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास कौन जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास कौन जाता है। तो भगवान इंद्र जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि सभी अम्लों में पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सभी अम्लों में क्या पाया जाता है। तो सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि AP 3, 6, 9 ... 60 में कितने पद हैं। यहाँ पे आपको n का मान निकालना है। तो n का मान कैसे निकलता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 × d होता है। an क्या होता है, अंतिम पद होता है। तो अंतिम पद कितना है, 60 है। तो यहाँ आप लिख देंगे 60। और a क्या होता है, प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद 3 है। तो यहाँ आप लिख देंगे 3। आपको n का मान निकालना है, तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। और d का मान कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो दूसरा पद यहाँ पे 6 है, उसमें से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए 60 बराबर 3 प्लस, अब इसमें गुणा करा दीजिए। 3 में n से गुणा होगा तो 3n, और माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए +3 और -3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 60 बराबर क्या हो गया हमारा, 3n हो गया। अब यहाँ पे 3 गुणा कर रहा है तो बराबर की इधर आके भाग करेगा। तो ये 60/3 बराबर के उधर n हो जाएगा। तो ये कितना बार में कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा। तो n का मान कितना निकल गया, 20 निकल गया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध थे। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध थे। तो पंडित क्षमाराव प्रसिद्ध थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना निम्न में से कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना निम्न में से कौन सा है। तो तुंगभद्रा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस बाहर निकलता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस बाहर निकलता
निकलता है तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि रघुवंशम किनकी कृति है। यहाँ पे आपको बताना है कि रघुवंशम किनकी कृति है, तो ये कालिदास की कृति है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, यानी यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। यहाँ पे आपको बताना है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनारी से था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि कुटपाद किस में पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कुटपाद किस में पाया जाता है, तो जो कुटपाद होता है ये अमीबा में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि भारत में सिपाही विद्रोह कब हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो 1857 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया। यहाँ पे आपको बताना है कि बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया, तो मूल शंकर ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि सेक 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सेक 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होता है, तो ये कॉसेक ए के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। यहाँ पे आपको बताना है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया, तो 1928 में आया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि पौधों के पत्तियों के रंध्रों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है, तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि धूप में, बारिश में, गर्मी में कौन चौकन्ना रहता है। यहाँ पे आपको बताना है कि धूप में, बारिश में, गर्मी में कौन चौकन्ना रहता है, तो द्वार पर खड़ा बूढ़ा वृक्ष चौकन्ना रहता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, यहाँ पे आपको बताना है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का योग होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन समूहवाचक संज्ञा है। इसमें से आपको बताना है कि कौन समूहवाचक संज्ञा है, तो इसमें सभा क्या है, समूहवाचक संज्ञा है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे हम आपका 100 प्रश्नों का टेस्ट ले रहे हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, टेस्ट को बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 100 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि बहुपद 2x² प्लस 3x माइनस 4 का घात बताइए, तो इस बहुपद का घात बताइए। तो जो चर
का महत्तम घात होता है वही इस बहुपद का घात होता है। तो चर का महत्तम घात 2 है तो इस बहुपद का घात कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसका उत्पादन होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसका उत्पादन होता है, तो ग्लूकोज का उत्पादन होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो खुशामद करना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि 800 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। तो यहाँ पे 800 का अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो ये 200 से 4, ये 2 से 400 बार में कटेगा, फिर ये 200 बार में कटेगा, फिर ये 100 बार में कटेगा, फिर 2 से ये 50 बार में कटेगा, फिर 2 से ये कितना बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा, और फिर ये 5 से ये 5 बार में कटेगा। तो 2 का महत्तम घात कितना होगा, 1 2 3 4 5, यानी 2 कितना बार आया है, 5 बार आया है, और 5 कितना बार आया है, 2 बार आया है। तो इसमें पूछ रहा है कि 2 का अधिकतम घात यानी महत्तम घात कितना होगा, 5 होगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि खिलाफत समिति का गठन किसने किया था। यहाँ पे आपको बताना है कि खिलाफत समिति का गठन किसने किया था, तो अली बंधुओं ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि नर युग्मक कहलाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि नर युग्मक कहलाते हैं, तो नर युग्मक शुक्राणु कहलाते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, तो व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। यहाँ पे आपको बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पे है, तो तारापुर में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि tan 45 डिग्री का मान ज्ञात करें। यहाँ पे आपको tan 45 डिग्री का मान निकालना है, तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि पौधे के मादा भाग को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि पौधे के मादा भाग को क्या कहते हैं, तो जयांग कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है। यहाँ पे आपको बताना है कि रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है, तो मेरे बिन तुम प्रभु है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो संस्कारों से होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है, तो ईंधन कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया है, तो ये 2:5 दिया है, तो बोल रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए जब भी पूछे क्षेत्रफलों का अनुपात तो आपको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, और 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। यानी हमारा यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछा था। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा किसने पूछा था।
तो निर्मला ने पूछा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि मंदार हिल किस जिला में स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि मंदार हिल किस जिला में स्थित है, तो ये बांका जिला में स्थित है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि परम संतोष देने वाली क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि परम संतोष देने वाली क्या है, तो परम संतोष देने वाली विद्या है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि रक्त है। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो अपना काम निकालना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस वीडियो में सभी विषयों से 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है और इसका हम टेस्ट ले रहे हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 100 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न रिपीट हो गया है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो अपना काम निकालना है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर। 52 नंबर प्रश्न है कि चावल की खेती मुख्य रूप से किस मिट्टी पे होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि चावल की खेती मुख्य रूप से किस मिट्टी पर होता है, तो जलोढ़ मिट्टी पर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर। 53 नंबर प्रश्न है कि आग कहाँ लगाई गई थी। यहाँ पे आपको बताना है कि आग कहाँ लगाई गई थी, तो आग आलसशाला में लगाई गई थी। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर। 54 नंबर प्रश्न है कि किस अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकावट या दर्द का अनुभव होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकावट या दर्द का अनुभव होता है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर। 55 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था, तो कस्तूरबा गांधी था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर। 56 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो जो पीतल होता है ये चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर। 57 नंबर प्रश्न है कि चीनी उत्पादन का कच्चा माल क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि चीनी उत्पादन का कच्चा माल क्या है, तो गन्ना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर। 58 नंबर प्रश्न है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है, तो किसान मजदूर हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर। 59 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध जल कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध जल कैसा होता है, तो शुद्ध जल उदासीन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर। 60 नंबर प्रश्न है कि AP -2 -4 -6 -8 का प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करें। यानी यहाँ पे आपको ए और डी का मान निकालना है। तो ए क्या होता है, प्रथम पद होता है, तो प्रथम पद कितना है, -2 है, तो ए का मान -2 निकल गया। और डी का मान कैसे निकलेगा, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ेगा। तो दूसरा पद कितना है, तो दूसरा पद -4 है, और इसमें से क्या घटाना है, पहला पद घटाना है, और पहला पद भी माइनस में है, तो यहाँ पे -2 लिख देंगे। अब यहाँ पे -4 है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 में से, यहाँ पे देखिए 2 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। तो ए का भी मान -2 निकल गया, डी का भी मान -2 निकल गया।
तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है कि मानचित्र में मैदानी क्षेत्र को किस रंग से दिखाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानचित्र में मैदानी क्षेत्र को किस रंग से दिखाया जाता है, तो हरा रंग से दिखाया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है, तो अशिक्षा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है कि बिजली की इस्त्री में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिजली की इस्त्री में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है, तो हाइड्रोकार्बन बनता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज की शैली के नर्तक हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज की शैली के नर्तक हैं, तो ये कथक के नर्तक हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न है कि बॉन्ड OH के क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि बॉन्ड OH के क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो अल्कोहल कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न है कि पटना नगर, यहाँ पे देखिए पटना किस राज्य की राजधानी है। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना किस राज्य की राजधानी है, तो बिहार की राजधानी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है कि 7 + 3√2 कौन सी संख्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि 7 + 3√2 कौन सी संख्या है, तो जिस भी संख्या में रूट रह जाता है वो अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो यहाँ पे √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसमें रूट रह जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 7 + 3√2 ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है कि बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि बायोगैस का प्रमुख घटक कौन होता है, तो मीथेन गैस होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि मूर्ति पर चढ़कर कौन खा रहा था। यहाँ पे आपको बताना है कि मूर्ति पर चढ़कर कौन खा रहा था, तो चूहा खा रहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax³ + bx² + cx + d होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न है कि जनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया। यहाँ पे आपको बताना है कि जनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया, तो वियतनाम को 2 भागों में बांटा गया। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न है कि न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश रहता है। यहाँ पे आपको बताना है कि न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश रहता है, तो न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं रहता है, ये आवेशहीन होता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न है कि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी। यहाँ पे आपको बताना है कि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी, तो आत्म तत्व का शिक्षा दिया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है कि एपी का प्रथम पद 4 तथा सार्व अंतर -2 है।
तो एपी के प्रथम 2 पद लिखें। तो यहाँ पे प्रथम पद होता है ए और दूसरा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस डी, और एक यानी प्रथम पद को कहते हैं ए और सार्वंतर को डी कहते हैं। तो ए का मान कितना है 4 है। तो यहाँ पे पहला पद हमारा 4 निकल गया। अब हम यहाँ पे दूसरा पद निकालेंगे तो ए का मान यहाँ पे 4 और डी का मान कितना है -2 है। तो यहाँ पे देखिए 4 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया, यानी प्रथम पद 4 निकल गया और दूसरा पद 2 निकल गया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर। 77 नंबर प्रश्न की जलवेराइन एक संस्था थी। यहाँ पे आपको बताना है कि जलवेराइन एक संस्था थी। तो जो जलवेराइन थी ये एक कौन सी संस्था थी, तो ये एक व्यापारियों की संस्था थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर। 78 नंबर प्रश्न की गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह को क्या कहते हैं, तो गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर। 79 नंबर प्रश्न की फूलों का अधिक उत्पादन कहाँ होता था। यहाँ पे आपको बताना है कि फूलों का अधिक उत्पादन कहाँ होता था, तो फूलों का सबसे अधिक उत्पादन पाटलिपुत्र में होता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 80 नंबर। 80 नंबर प्रश्न की दांतों का क्षय कब शुरू होने लगता है। यहाँ पे आपको बताना है कि दांतों का क्षय कब शुरू होने लगता है, तो जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है तो दांत खराब होने लगते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 81 नंबर। 81 नंबर प्रश्न की बिस्मार्क क्या था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मार्क क्या था, तो बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 82 नंबर। 82 नंबर प्रश्न की घनानंद किस बादशाह की पीर मुर्शिद थे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घनानंद किस बादशाह के पीर मुर्शिद थे, तो मोहम्मद शाह रंगीला के थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 83 नंबर। 83 नंबर प्रश्न की लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 84 नंबर। 84 नंबर प्रश्न की पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 85 नंबर। 85 नंबर प्रश्न की 10x² + x + 3 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a होता है। तो यहाँ पे c का मान रख देना है और यहाँ पे आपको a का मान रख देना है। तो जो x² में गुणा करता है वो a का मान होता है, जो केवल x में गुणा करता है वो b का मान होता है, और जिसमें x नहीं रहता है वो c का मान होता है। तो c का मान यहाँ पे कितना है, 3 है, और a का मान कितना है, 10 है। तो यहाँ पे शून्यकों को गुणनफल 3/10 निकल गया। यहाँ पे c वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 86 नंबर। 86 नंबर प्रश्न की आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तो सेवा क्षेत्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 87 नंबर। 87 नंबर प्रश्न की इन दिनों भारतीय बाजार में कौन सी वस्तुएं भरी पड़ी हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि इन दिनों भारतीय बाजार में कौन सी वस्तुएं भरी पड़ी हैं, तो विदेशी वस्तुएं भरी पड़ी हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 88 नंबर। 88 नंबर प्रश्न की व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। यहाँ पे आपको बताना है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1969 में किया गया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 89 नंबर। 89 नंबर प्रश्न की जल का अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए जल में क्या मिलाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जल का अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए जल में क्या मिलाते हैं,
तो धोने का सोडा मिलाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 90 नंबर प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 91 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के जनक किसे माना जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के जनक किसे माना जाता है, तो हिक्की को माना जाता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 92 नंबर प्रश्न है कि वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है, तो वृक्ष से रोका जा सकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 93 नंबर प्रश्न है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 94 नंबर प्रश्न है कि कन्फ्यूशियस कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि कन्फ्यूशियस कौन था, तो कन्फ्यूशियस एक चीनी विचारक था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 95 नंबर प्रश्न है कि सोफर का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सोफर का अर्थ क्या होता है, तो सोफर का अर्थ ड्राइवर होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 96 नंबर प्रश्न है कि बैंक उदाहरण है। यहाँ पे आपको बताना है कि बैंक किसका उदाहरण है, तो जो बैंक है ये तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 97 नंबर प्रश्न है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 98 नंबर प्रश्न है कि ग्रेफाइड होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रेफाइड होता है, तो जो ग्रेफाइड होता है ये विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 99 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो भारतीय स्टेट बैंक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 100 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था, तो करमचंद गांधी था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग 100 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं, तो अब आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आपका 100 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और हमारे वेबसाइट पे हिंदी का ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो आप लोग जल्दी से जाइए और वेबसाइट पे हिंदी का ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। और इसका अंतिम समय रहेगा 8:30 बजे तक। 8:30 बजे से पहले आपको वहां पे हिंदी का टेस्ट आपको दे देना है। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि शरीर का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है। ए ऑप्शन है पीत, बी ऑप्शन है यूरिया, सी ऑप्शन है लार, डी ऑप्शन है पेप्सिन। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ से आप लोग डायरेक्ट जाइए मेरे वेबसाइट पे, और वहाँ से आपको क्या करना है कि हिंदी का ऑनलाइन टेस्ट देना है। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।